हैं। जैसा कि आप जानते हैं क्लास 8 का, 9th का, 10th का सब लोग का एग्ज़ाम होने वाला है। फरवरी मार्च तक सब लोग का कंप्लीट हो जाएगा एग्ज़ाम। तो हम लोग केवल क्वेश्चन पेपर देखेंगे क्लास 8 के। क्लास 8 का भी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। आगे हम लोग 9th 10th सब का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। क्वेश्चन देखेंगे केवल जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है, एग्ज़ाम में आने वाला है। और झारखंड के द्वारा जो मॉडल पेपर आया हुआ है उसका भी क्वेश्चन देखेंगे, सारे का क्वेश्चन देखेंगे। तो हम लोग आज शुरुआत करने वाले हैं क्लास 8 का। चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन एनिमल यानी कि जंतुओं में जनन। रिप्रोडक्शन इन एनिमल, जंतुओं में जनन। जितने सारे जंतु हैं, गाय, बैल, भैंस, बकरी, गधा, घोड़ा, जितने भी सारे हैं, जिसमें आदमी भी, मानव भी आते हैं और सूक्ष्म जीव भी आते हैं। हाइड्रा, पैरामीशियम, अमीबा, बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं। उस सारे के सारे जंतुओं में जो जनन चैप्टर है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल, जंतुओं में जनन, उस चैप्टर का हम लोग MCQ करने वाले हैं। जो जंतुओं में जनन चैप्टर है उसका हम लोग क्या करेंगे भाई, MCQ करने वाले हैं, जो एग्जाम से रिलेटेड है, आने वाला है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं भाई MCQ। सबसे पहला कि सबसे पहला MCQ जो हमारा होगा वो कौन सा होगा। तो सबसे पहला हम लोग MCQ क्या करेंगे भाई, इसमें जंतुओं में जनन कक्षा 8 बहुविकल्पी प्रश्न, यानी कि देखिएगा तो मल्टीपल क्वेश्चन। जैसे कि एक क्वेश्चन है उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसी को हम लोग कहते हैं बहुविकल्प, यानी बहुत सारे विकल्प हैं। वैसे क्वेश्चन को बहुविकल्पी प्रश्न देखने वाले हैं भाई। सबसे पहला जो हम लोग प्रश्न देखने वाले हैं वो प्रश्न है, देखिए, जीवों में उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। उत्तरजीविता यानी कि जिंदा रहने के लिए, अगर किसी भी जीव को जिंदा रहना है मैक्सिमम टाइम तक, ज़्यादा समय तक, जैसे मानव को ज़्यादा समय तक जिंदा रहना है और जंतुओं को ज़्यादा समय तक जिंदा रहना है, तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कौन सी प्रक्रम जरूरी है। तो क्या पाचन है जरूरी, परिसंचरण जरूरी है, श्वसन जरूरी है, जनन जरूरी है। पाचन जैसा कि आप जानते हैं, भोजन जब हम लोग करते हैं तो भोजन करने के बाद हम लोग कौन से प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा लेते हैं, पाचन के द्वारा। परिसंचरण के मतलब जानते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी भी पदार्थों का परिवहन। शरीर के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी भी पदार्थ का परिवहन क्या कहलाएगा, परिसंचरण कहलाएगा। श्वसन तो जानते ही होंगे, सांस लेने की क्रिया को श्वसन करते हैं। और आखिरी है हमारा कौन सा, जनन, रिप्रोडक्शन। तो अब जनन के मतलब का है, अपने उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए मनुष्य कौन सी क्रिया करते हैं, जनन क्रिया करते हैं। ये सारे के सारे कौन से प्रक्रम हैं, जैव प्रक्रम है, यानी कि सजीवों का प्रक्रम है। पाचन में तो समझिए गए, परिसंचरण समझ गए, श्वसन समझ गए, जनन। तो उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए, यानी मानव है, अगला मानव, अगले नेक्स्ट मानव को लाने के लिए, जैसे हम जनन करेंगे तो फिर क्या आएंगे, मानव आएंगे। तो इसको इसी प्रकार से कंटिन्यूअसली चलते रहने के लिए किसी जरूरी है, जनन जरूरी है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, जनन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला जो हमारे पास है वो करें लैंगिक जनन में भाग लेते हैं। जनन जो है 2 प्रकार का होता है, आप लोग जानते हैं। जनन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का भाई। एक होता है लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक जनन। यानी कि हम लोग अगर देखेंगे कि जनन, इधर लिख देते हैं कि जनन जो है, ये जनन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का मुख्य रूप से जनन हम लोग को पढ़ना है। एक है लैंगिक जनन और एक है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, अब ये लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के मतलब क्या होता है। लैंगिक जनन में और अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन वैसा जनन जिसमें केवल नर या मादा एक जीव ने अगला संतति को ला दे, तो उसी को क्या कहेंगे, अलैंगिक जनन। और वैसे जनन जिसमें नर एवं मादा दोनों की सहभागिता हो, दोनों की भागीदारी हो, नर और मादा दोनों मिलकर जब अगले संतति को लाएंगे, तो वैसे जनन को क्या कहेंगे, लैंगिक जनन। तो कह रहे लैंगिक जनन में भाग लेते हैं, कौन कौन भाग लेंगे, 2 नर जंतु, नहीं भाई, नर जंतु दोनों नर कहाँ से, नर एवं मादा। तो देखिए, तो एक नर और एक मादा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एक नर एवं एक मादा, दोनों मिलकर। इसमें 2 मादा है, मादा अगर एक मादा, केवल एक अकेला जंतु, या फिर नर हो या फिर मादा, अगर कोई एक अकेला जंतु ही जनन क्रिया संपन्न करता है तो ऐसा जनन को अलैंगिक जनन कहते हैं। लेकिन अगर नर और मादा दोनों भाग ले रहे हैं तो वैसे जनन को कौन सा जनन कहेंगे, लैंगिक जनन।
चलिए भाई यहाँ तक हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला कौन सा है। अगला है, बताइए तो, मानव में जनन की कौन सी विधि होती है। मानव में जनन की कौन सी विधि है। जनन दो प्रकार के होते हैं, हम लोग समझ गए, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में क्या होगा, लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों भाग लेंगे, वैसे जनन की प्रक्रिया जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, वैसे जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन जिसमें केवल नर नए जंतु को जन्म दे सकता है, जिसमें केवल मादा नए जंतु को जन्म दे सकते हैं, यानी कि एक ही जीव काफ़ी है, या तो नर या तो मादा, एक अकेला जीव काफ़ी है, उसे अलैंगिक जनन। बताइए तो मानव में कौन सा जनन। मानव में तो नर और मादा दोनों भाग लेते हैं भाई, दोनों भाग अगर ले रहे हैं तो कौन सा जनन हो जाएगा, सीधे लैंगिक जनन, सीधे लैंगिक जनन। क्यों अलैंगिक जनन होगा ही नहीं, क्योंकि मानव में तो नर मानव यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं जनन प्रक्रिया में। तो जिसमें दो भाग लेते हैं, दो जंतु भाग लेते हैं, विपरीत लिंग के भाग लेते हैं, तो वैसे जनन को लैंगिक जनन। तो मानव में कौन सा हो जाएगा, लैंगिक जनन। अगला देखते हैं। अगला हम लोग का है, वे जीव जो शिशु को जन्म देते हैं। वे जीव जो शिशु को जन्म देते हैं, मानव भी तो शिशु को जन्म देता है, गाय भी शिशु को जन्म देती है, बछड़ा को जन्म देती है, बकरी भी जन्म देती है बच्चे को, बिल्ली भी जन्म देती है। तो वैसे सारे जंतु जो किसको जन्म दे रहे हैं, शिशु को जन्म दे रहे हैं, उसको क्या कहेंगे। तो जंतु दो प्रकार के होते हैं, आपको पता है जंतु दो प्रकार से होते हैं, एक वैसे जंतु जो अंडे देते हैं और एक ऐसे जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं। वैसे जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं उसको कहते हैं क्या, पता है आप लोग को, बिल्कुल पता होगा। तो वैसे जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं उनको क्या कहते हैं, जरायुज, जरायुज प्राणी। क्या कहते हैं, जरायुज प्राणी। और वैसे जंतु जो क्या देते हैं, शिशु को जन्म न देकर क्या देते हैं, अंडा देते हैं, वैसे जंतु को क्या कहते हैं, अंड प्रजक कहते हैं। तो अंडा देने वाला जंतु, अंडा देने वाला जंतु। तो बताइए अंडा देने वाला जो जंतु है उसको क्या कहेंगे, अंड प्रजक। और जो बच्चे देने वाले हैं उनको क्या कहेंगे, सजीव प्रजक। अंडा देने वाले जंतु। तो बच्चे को जो जन्म देंगे उनको जरायुज भी कह सकते हैं और सजीव प्रजक भी कहते हैं। तो याद रखना है, जरायुज कह सकते हैं या फिर इसमें यहीं लिख दे रहे हैं आपको, सजीव प्रजक। अब इसको हम लोग अंड प्रजक कहते हैं, जो अंडा देने वाले। तो अंडा देने वाले कौन से हैं, मेढक अंडा देता है, मुर्गी अंडा देता है, जितने भी सारे सरीसृप हैं जो रेंगने वाले हैं, जैसे छिपकली, सांप, जितने सारे हैं इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े भी ज़्यादातर क्या देते हैं, अंडा देते हैं। तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, अंड प्रजक। लेकिन मानव तो शिशु को जन्म देता है, तो मानव क्या हो जाएंगे, जरायुज या सजीव प्रजक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वे जीव जो अंडा देते हैं वे कहलाते हैं, बताइए अभी तुरंत बताएं, वे जीव जो अंडा देते हैं क्या कहला जाएंगे, अंड प्रजक। सीधा सीधे अंड प्रजक, और दिमाग लगाना ही नहीं है ज़्यादा। अब कह रहे हैं कि हाइड्रा में कौन सी जनन विधि होती है। हाइड्रा जानते हैं, हाइड्रा सूक्ष्मदर्शीय संरचना है। कहाँ देख सकते हैं, तालाब आप देखें ना, तालाब में देखिएगा तो शैवाल ग्रीन कलर के, हरे हरे कलर के आपको दिखाएंगे शैवाल। उस पानी को ले लेना है, ज़्यादातर जलीय पानी में रहता है। हाइड्रा कैसे हैं, सूक्ष्मदर्शीय संरचना है, सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है। अब इस हाइड्रा के अंदर अगर हाइड्रा को देखेंगे तो हाइड्रा के अंदर ये हाइड्रा और इस हाइड्रा के अंदर इस प्रकार के मुकुल ये जो निकलता है इसको कहते हैं मुकुल। और ये मुकुल बड़ा होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा, बड़ा होते 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 बड़ा होते होते बड़ा होकर एक, या फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ से हटेगा। अब जैसे ही यहाँ से तो पूरा हट गया। अब ये जैसे ही यहाँ से हटा, जैसे कि इस प्रकार के हो गया भाई, यहाँ से हट के एक नए हाइड्रा का निर्माण कर दिया। तो ऐसा जनन जो किसी जीव में मुकुल का निर्माण होता है और मुकुल हटकर कटकर एक नए जीव को डेवलप कर देता है, तो ऐसे जनन को क्या कहते हैं, मुकुलन। तो हाइड्रा में कौन सी विधि हो गई, मुकुलन विधि। विखंडन विधि का होता है जब एक कोशिका टूट जाता है और दो कोशिका का निर्माण करता है। यानी कि एक कोशिका था, अब एक कोशिका टूटकर कितने कोशिकाओं का निर्माण करेगा,
दो कोशिकाओं का निर्माण करेगा, तो वैसे जनन जिसमें एक कोशिकाएं दो कोशिका का निर्माण करती है क्या कहलाती है? विखंडन कहलाती है। हाइड्रा में तो विखंडन न होता है, हाइड्रा में क्या होता है? मुकुलन होता है। मुकुल यानी कि बर्ड्स निकलेंगे, इस प्रकार से इसमें मुकुल निकलेंगे और यही मुकुल बड़ा होकर एक और नए हाइड्रा का निर्माण कर देगा। ऐसे जनन को मुकुलन कहते हैं। विखंडन समझ के। IVF का होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जब कोई मादा, अब मान लेते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो जनन करने में असक्षम है, बांझ हो गया है, तो वैसे कंडीशन में उसके पास अंडा बन रहा है, अंडाशय से अंडाणु का निर्माण हो रहा है और पुरुष में शुक्राणु का निर्माण हो रहा है, लेकिन निषेचन क्रिया संपन्न नहीं हो पा रही है, तो बाहर में निषेचन करवाने की क्रिया को इनवर्टिव फर्टिलाइजेशन कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसके तहत किसका निर्माण करते हैं? परख नली शिशु का। इसके बारे में पढ़ेंगे। क्लोन के मतलब का समझे? फोटोकॉपी। जैसे हम हैं तो हमारे एक कोशिका निकाला और उस कोशिका से एक नए सतीश, मेरा नाम सतीश है, वैसे नए सतीश को निर्माण कर दिया, तो उसको क्या कहेंगे? क्लोनिंग कहेंगे। अगला देखते हैं, कहता है विखंडन विधि द्वारा जनन किस जीव में होता है? विखंडन बताए। विखंडन के मतलब एक कोशिका का दो भाग में टूट जाना। जैसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं, हमारे पास एक कोशिका है, अब इस कोशिका के अंदर केंद्रक है, तो इसके बाद क्या होगा? ये कोशिका ही है और इसका जो केंद्रक है वो क्या हो गया है? देखिए तो बीच से थोड़ा चपटा हो गया। अब अगला कंडीशन में क्या होगा? ये कोशिका है, इसका केंद्रक और केंद्रक विभाजन हो जाएगा और फिर क्या होगा? अभी केंद्रक विभाजन हुआ, एक कोशिका था, ये किसका कोशिका है? अमीबा का। अमीबा एकल कोशिकीय है भाई। अमीबा का याद रखना, एकल कोशिकीय, एक कोशिका जीव है, इसका आकार हमेशा बदलते रहता है, निश्चित आकार नहीं रहता है, बदलते रहता है, इसीलिए इसको निराकार कह सकते हैं। इसका कोई आकार नहीं होता है। आपको से पूछेगा अमीबा का कैसा आकार होता है? कोई आकार नहीं होता है, बदलते रहता है, अनिश्चित होता है। अब यहाँ से क्या होगा? दो, इसमें पहले केंद्रक था, केंद्रक टूटा, केंद्रक बीच से संकुचित हुआ, टूट गया। इसके बाद क्या होगा? ये कोशिका अलग हो जाएगी। अब कहिएगा सर अलग कैसे होगी? अब यहाँ पर केंद्रक, यहाँ पर केंद्रक, बीच से सिकुड़ जाएगी, यहाँ से सिकुड़ेगी, संकुचित होगा यहाँ से ये, और संकुचित होके अब देखिए तो कितनी कोशिकाएं का निर्माण हो गया है? दो कोशिकाओं का। तो पहले से एक कोशिका था, ये जनक हो गया, ये जनक हो गया, और ये क्या हो जाएंगे? संतति, कि चलो भाई संतति है। अब ये जनक और संतति, तो ऐसे विधि द्वारा अगर कोई जनन करता है, यानी कि एक कोशिका टूटकर एक कोशिका ही विखंडित होकर दो कोशिकाओं का निर्माण करती है और ये दोनों जनक के समान होते हैं, ये है संतति कोशिका, ये है जनक कोशिका। एकल कोशिका जीव कौन है? अमीबा है। तो अमीबा किस द्वारा विखंडन करता है? विखंडन विधि द्वारा। और अमीबा किस द्वारा जनन करेगा? विखंडन विधि द्वारा। तो याद रखना है, अमीबा विखंडन विधि द्वारा, हाइड्रा के बारे में आपको पता ही है, मुकुलन विधि द्वारा, मानव पता ही है, लैंगिक जनन द्वारा, पैरामीशियम। पैरामीशियम किस विधि द्वारा जनन करता है भाई? पैरामीशियम बहु विखंडन विधि द्वारा। आगे क्वेश्चन देखते हैं भाई। मादा जनन अंग है, मादा जनन अंग है, मादा जनन अंग और नर जनन अंग। जब जंतुओं में जनन पढ़ेंगे तो दो प्रकार के जनन होते हैं, नर जनन अंग और मादा जनन अंग। नर जनन अंग में कौन आता है? नर जनन अंग में वृषण आते हैं, वृषण के बाद शुक्राणु नलिका आती है, सीसन आती है और कुछ ग्रंथियां आती हैं, शुक्राशय, जैसे कि जनन ग्रंथियां बोल सकते हैं। अंडाशय क्या है? ये तो मादा जनन अंग है, मादा के जनन अंग है। अंडाशय मादा जनन अंग है, और क्या है? गर्भाशय मादा जनन अंग है। फैलोपियन नलिका मादा जनन अंग है। तो मादा जनन अंग में आपको तीन याद रखना है, अंडाशय, गर्भाशय, फैलोपियन नली, और एक योनि, जिससे शिशु का जन्म होता है, उसको हम लोग योनि भाग बोलते हैं। तो मादा जनन अंग में अंडाशय, गर्भाशय और आपको फलोपियन नलिका, तीन को याद रखना है। और नर जनन अंग में वृषण, सीसन, शुक्रवाहिनी नलिका, शुक्राणु नलिका। तो इसमें मादा जनन अंग में कौन हो जाएगा? अंडाशय। अंडाशय से किसका निर्माण होता है? अंडाणु का। अंडाशय से किसका निर्माण होगा? अंडाणु का। अब ये अंडाणु शुक्राणु के साथ क्या करता है? फर्टिलाइजेशन करता है, निषेचन होता है। तो अंडाणु और शुक्राणु मिलेंगे तो युग्मनज बनेगा, वही युग्मनज आगे चल के शिशु बन जाता है और शिशु का जन्म होता है। आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सारा भी हम लोग के पास है। करे कि मानव में नर युग्मक को कहते हैं। मानव के अंदर जो नर युग्मक है, यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होता है जनन में। युग्मकों का निर्माण, मादा युग्मक को कहते हैं अंडाणु और नर युग्मक को कहेंगे क्या? शुक्राणु। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? शुक्राणु। तो नर युग्मक शुक्राणु
और मादा युग्मक अंडाणु। तो अगर आपको यहाँ मानव में नर युग्मक के जगह क्वेश्चन दे देगा कि मानव में मादा युग्मक को कहते हैं, तब सही आंसर क्या हो जाएगा? अंडाणु। अभी शुक्राणु क्यों है? क्योंकि नर युग्मक है। युग्मनज क्या है? अंडाणु और शुक्राणु के मिलने की क्रिया, संलयन की क्रिया। जब मादा युग्मक नर युग्मक संलयित होते हैं यानी कि मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है? युग्मनज का। और क्लोन के मतलब जस्ट पहले बताए हैं फोटोकॉपी, यानी कि एक जीव से एक वैसा ही जीव का निर्माण कर देना क्लोनिंग कहलाता है। क्लोन शब्द तो आप लोग जानते ही होंगे। आगे बढ़ते हैं, कहता है नर एवं मादा युग्मक के संयोजन की विधि बताइए। अभी तुरंत बताए नर एवं मादा युग्मक के संयोजन की विधि का हो जाएगा निषेचन। जंतुओं में निषेचन होता है नर व मादा युग्मक के संलयन के संयोजन की विधि निषेचन। लेकिन अगर पौधों के अंदर बात करें कि पौधों के अंदर पौधा के अंदर नर और मादा का, हाँ भाई पौधा के अंदर नर, पौधों के बारे में हम लोग को पढ़ना है, पौधों में जनन भी पढ़ना है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल 7th क्लास में, 7वां क्लास में पढ़ना था रिप्रोडक्शन इन एनिमल, उसमें पढ़ना है रिप्रोडक्शन इन प्लांट, एनिमल बोले प्लांट पढ़ना है। 7th क्लास में रिप्रोडक्शन इन प्लांट पढ़ना है यानी कि पौधों में जनन। तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं पौधे का जनन भाग का जो जनन अंग है वो है फूल, और फूल के अंदर नर भी और मादा भी। नर को कहते हैं पुंकेसर और मादा को कहते हैं स्त्री केसर। पुंकेसर के अंदर निर्माण होता है परागकण और स्त्री केसर के निर्माण होता है अंडा, बीजांड जिसको बोलते हैं। अब दोनों जब मिलते हैं तो मिलेंगे तो नर वाला कौन है? परागकण। स्त्री वाला कौन है? अंडाणु यानी बीजांड। तो परागकण का बीजांड से मिलना है यानी कि नर युग्मक को मादा युग्मक के साथ मिलना है तो उसको क्या कहते हैं? परागन। किसके लिए? ये परागन किसके लिए है? पौधा के लिए। तो आपको से अगर क्वेश्चन क्या आ सकता है कि नर एवं मादा युग्मक के संयोजन की विधि की क्या कहलाती है? निषेचन। लेकिन पौधा में क्या कहेगा? परागकण और बीजांड की संयोजन की विधि क्या कहलाएगी? परागन। याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फिर। अगला है किसी जीव में बाह्य निषेचन होता है। कौन सा ऐसा जीव है जिसमें बाहर निषेचन होता है? तो निषेचन होता कहाँ है? निषेचन तो अंदर होता है, मादा शरीर के अंदर। निषेचन कहाँ होगा? मादा शरीर के अंदर होता है। लेकिन कह रहा है कि जीव में निषेचन बाहर होता है। निषेचन बाहर, अंदर नहीं। निषेचन कहाँ होगा? बाहर। क्या मनुष्य में निषेचन बाहर होता है? नहीं भाई, मनुष्य में तो अंदर होता है। गाय में भी अंदर। मुर्गी में आपको लग रहा होगा मुर्गी होगा चाहे मेढक, लेकिन क्या हो सकता है? मुर्गी में भी देखिएगा निषेचन कहाँ होता है? मुर्गी तो अंडा देती है, अंड प्रजक है। अब अंड प्रजक है तो इसका निषेचन पहले ही हो जाता है। निषेचन पहले ही हो जाता है। निषेचन के बाद जब अंडा धीरे धीरे इसकी जो नलिका है, अंडवाहिनी नलिका है, अंडवाहिनी नलिका से जब निषेचित अंडाणु धीरे धीरे बाहर आता है तो उसके ऊपर एक कवर चढ़ जाता है, आवरण चढ़ जाता है। देखिएगा तो अंडा के ऊपर एक आवरण खोली मिलेगा व्हाइट कलर के, इसके अंदर होता है। जब निषेचन होता है अंडाणु और शुक्राणु का मेल होगा, यानी मुर्गा से शुक्राणु और मुर्गी से अंडाणु निकलेगी और मुर्गी के शरीर के अंदर ये दोनों मिलेंगे। और मिलने के बाद जब ये बाहर आने लगते हैं तो जो अंडवाहिनी नलिका होती है उस नलिका के ऊपर आते समय अंडा के ऊपर एक आवरण चढ़ जाता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का होता है। तो उसी के ऊपर, यानी कि मुर्गी में भी तो निषेचन अंदर ही हो रहा है। निषेचन बाहर कहाँ होता है? मेढक में। और जहाँ भी निषेचन बाहर होगा, याद रखना है, बाहर कहाँ होगा? जल में, वाटर में। ज़्यादातर मैक्सिमम निषेचन तो यही होता है जल में। बाहर वाला, अंदर वाला कहाँ होगा? मादा के शरीर में। तो निषेचन कहाँ हो गया? बाहर। किस में हुआ? मेढक में। अब बताइए आंतरिक निषेचन कहाँ होता है? अंदर निषेचन कहाँ होगा? अभी तुरंत बताए, मादा के शरीर में। सीधे आंसर किसमें? मादा के शरीर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला है किस जीव में कायांतरण होता है? कायांतरण, कायांतरण के मतलब क्या है? कायांतरण का मतलब सीधा समझिए, बच्चा वयस्क की तरह दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि जब आप बच्चे थे, जब आप युवा हुए तो क्या अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हैं? सेम टू सेम वैसा ही नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन लगभग समानता तो वैसा ही दिखाई दे रहा है। अब किसी भी बच्चा, गाय के बच्चा देखे, बछड़ा को देखेगा तो बछड़ा वैसा ही दिखाई देता है, बस उसका आकार बदल जाता है। लेकिन ऐसा कोई जीव बताइए जिसका बचपन बिल्कुल अलग है और वयस्क जब हुआ तो वैसा दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल भिन्न दिखाई दे रहा, पहचान नहीं पाइएगा। क्या कौवा है? नहीं। बाघ? नहीं। इसमें कौन है भाई? गाय? नहीं। रेशम कीट। सही आंसर इसका क्या है? रेशम कीट। रेशम कीट का हम लोग को जीवन चक्र पढ़ना पड़ेगा। तो जब इसका जीवन चक्र पढ़ते हैं तो रेशम कीट क्या देती है? अभी तुरंत बताए, जितना भी इंसेक्ट है, कीड़ा मकोड़ा, वो क्या देगा? अंडा। और अंडा से इसका क्या निकलता है? लार्वा। लार्वा निकलता है। और लार्वा के बाद क्या होता है? प्यूपा। अब ये प्यूपा का होती है, वयस्क बन जाती है। वयस्क।
तो अंडा से निकलेगा लार्वा, लार्वा देखें ना, पिलुआ देखें ना, पिलुआ, पिलुआ की तरह दिखाई देता है। लेकिन जब ये वयस्क बनता है रेशम कीट, तो रेशम कीट शलभ इसको बोलते हैं। रेशम कीट जब वयस्क बन जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, शलभ। और रेशम कीट देखें, तितली देखें ना, तितली, वैसा ही तितली होता है, भृंग शलभ, शलभ ही बोलते हैं। रेशम कीट तितली की तरह दिखाई देता है। और जब ये लार्वा अवस्था में होता है तो पिलुआ की तरह दिखाई देता है, वयस्क अवस्था में होता है तो तितली की तरह दिखाई देता है। तो वैसा जीवन की स्थिति, वैसा जीवन का स्टेज, वैसी जीवन की परिस्थिति जिसमें अलग अलग स्थितियों में अलग अलग संरचनाएं दिखाई देती है। जब ये लार्वा अवस्था में होता है, शिशु अवस्था में होता है तो अलग प्रकार के दिखाई देता है, जब ये वयस्क अवस्था में आता है तो अलग प्रकार के दिखाई देता है। तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, का हो गया है, कायांतरण हो गया है। किसमें होता है, रेशम कीट में। एक और जंतु में कायांतरण होता है, आपको याद रखना जरूरी है। अगर रेशम कीट के जगह मेढक दे दिया तो मेढक में भी क्या होता है, कायांतरण होता है। कहिएगा सर मेढक में, जब मेढक तो बाहर निषेचन, जल के अंदर, अब जल के अंदर निषेचन करेगा तो जब ये निषेचन होता है तो इसका जो लार्वा अवस्था होता है इसको बोलते हैं टेडपोल, और ये मछली की तरह दिखाई देता है। इसको बेंग मछली भी कह सकते हैं, गांव में बेंग मछली कहता है। और जब ये बड़ा होता है तो बेंग मछली के अंदर यानी टेडपोल के अंदर पूंछ होता है, बड़ा होने के बाद इसका पूंछ गायब हो जाता है, इसीलिए इसके में क्या होता है, कायांतरण होता है। अब हम लोग लास्ट आखिरी के तौर पर विश्व का प्रथम परखनली शिशु का जन्म कब हुआ। कह रहे विश्व के प्रथम परखनली शिशु का जन्म कब हुआ। सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि परखनली शिशु है क्या भाई, ये परखनली शिशु क्या है। देखिए, जब वैसा दंपति यानी कि कोई ऐसा मानव है जो जब जनन कर रहा है तो जनन नहीं कर पा रहा है, बच्चे उसके नहीं हो रहे हैं, तो जब बच्चे नहीं हो रहे हैं तो यानी कि उसकी जनन अंग में कोई विकृति आ गई है, कोई बीमारी हो गया है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, माँ से, माँ यानी कि मादा से, यानी कि मादा से क्या ले लेंगे, मादा और नर, याद रखना है मादा एवं नर दोनों है। तो मादा से अंडा ले लेना है, मादा से ले लेंगे अंडा, और नर से क्या ले लेंगे, शुक्राणु। मादा से अंडा और नर से शुक्राणु। तो मादा से अंडा को लेकर, नर से शुक्राणु को लेकर इसको बाहर कृत्रिम तरीका से, कृत्रिम तरीका से बाहर में कृत्रिम तरीका से हम लोग क्या करते हैं, इसका निषेचन करवाते हैं। बाहर कोई कृत्रिम तरीका से वैसा कोई बना लेते हैं गर्भाशय की तरह, और वहां पर निषेचन करवाते हैं। निषेचन करवाने के 1 सप्ताह बाद, 7 दिन बाद इसको पुनः उसी माँ के गर्भाशय में स्थानांतरित करवाते हैं। तो जब शिशु का जन्म होता है तो बोलते हैं कि कैसा शिशु है, परखनली शिशु है। और सबसे पहला जो परखनली शिशु था उसका जन्म हुआ था 1978 में। सबसे पहला परखनली शिशु था विश्व का, उसका जन्म हुआ था 1978 में। लुइस ब्राउन नाम करके शिशु था। शिशु का नाम क्या था, लुइस ब्राउन। जन्म कब हुआ था, 1978 में। परखनली शिशु क्यों बोले हैं, क्योंकि इसका निषेचन बाहर होता है, बाहर यानी कि परखनली में, जैसे गर्भाशय के अंदर जिस प्रकार का परिवेश रहता है उसी प्रकार के कृत्रिम परिवेश दिए जाते हैं और बाहर में होता है। आखिरी हम लोग आखिरी क्वेश्चन में है भाई, 15 क्वेश्चन करेंगे, हर चैप्टर में 15 क्वेश्चन करेंगे। और आपको क्लास 8 में साइंस में 100 आउट ऑफ 100 आना है, इससे कम नहीं लाना है, 100 से 100 आउट ऑफ 100 लाना है। 15 क्वेश्चन काफ़ी है एक से। विश्व में प्रथम सफल क्लोनिंग से प्राप्त जीव है। क्लोन के मतलब कि हमारा कोशिका निकाला, एक कोशिका, और उस कोशिका से एक नया, हमारे जैसे एक नए जीव का निर्माण कर दे, सेम टू सेम। और जहाँ क्लोनिंग करेंगे वहाँ डुप्लीकेट होता है, फोटोकॉपी होता है। अब फोटोकॉपी में कोई अंतर नहीं है। अब आधार कार्ड के आप फोटोकॉपी करवावे जाते हैं, वही है क्लोनिंग। अगर आधार कार्ड के फोटोकॉपी आप करवा लीजिए किस में, कलर में करवा लीजिए, वैसा ही पेपर में तो लगभग नहीं करेगा कि डुप्लीकेट है, ओरिजिनल तरी लगता है। तो विश्व का प्रथम सफल क्लोनिंग कौन है भाई। अभी क्लोनिंग किया कैसे गया था, तो फिन डॉर्सेट नाम करके एक भेड़ थी, और स्कॉट फिश ब्लैकफिश ये भी एक ईव थी, ईव। तो ये दोनों का दोनों मादा है, याद रखना है, दोनों का दोनों मादा है। एक क्लोनिंग एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। अब ये फिन डॉर्सेट और स्कॉट फिश ब्लैकफिश हुआ का इसके अंदर, तो ये फिन डॉर्सेट थी, इसके अंदर से स्तन ग्रंथियां निकली, स्तन ग्रंथि की कोशिका इसके अंदर से निकाले, और इसके अंदर से ब्लैकफिश ईव के अंदर से क्या निकाले, अंड कोशिका निकाले, अंड कोशिका, अंडा कोशिका। और इस अंड कोशिका के केंद्रक को हटा दिया, इसके अंड कोशिका को, यानी कि उसके अंदर से एक कोशिका निकाले,
और इस कोशिका के अंदर केंद्रक, इसके अंदर से एक कोशिका निकाले, इसके अंदर भी केंद्रक, इसका कौन सा कोशिका, स्तन ग्रंथि का कोशिका, इसका कौन सी कोशिका, अंड कोशिका, और इसके केंद्रक को का किए हटा दिए, इसके केंद्रक को हटा दिए भाई, चलो हट जाओ। और का किए, इसका वाला केंद्रक उठा के इसमें डाल दिए हैं। तो इसका वाला केंद्रक उठा के किस में डाले हैं, इसमें डाले हैं। तो इसका किसका केंद्रक है, फिन डॉर्सेट का केंद्रक आ गया है, और इसको फिर इसके अंदर इंजेक्ट कर दिए हैं, ब्लैक फिश के अंदर, इसके गर्भाशय के अंदर रोपित कर दिए हैं। और फिर इसका जन्म हुआ, और जन्म हुआ तो इसका नाम रखा गया डॉली। का नाम रखा गया, डॉली। तो फिन डॉर्सेट और स्कॉट फिश ब्लैक फिश से एक नए जीव की जन्म हुई, कैसे, समझ गए। अब इसका नाम रखा डॉली। अभी कई बच्चों को जन्म दिया, और ये किसके समान होगी, ये फिन डॉर्सेट के समरूप होगी। किसके समरूप होगी, फिन डॉर्सेट के समरूप होगी, यानी फिन डॉर्सेट जैसा दिखाई देगी। और क्यों, क्योंकि इसी का तो केंद्रक है, और केंद्रक के अंदर क्या होता है, गुणसूत्र होता है। गुणसूत्र के मतलब वैसा पदार्थ, वैसा कार्बनिक पदार्थ जो एक जीव से दूसरे जीव में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता है। आपके दादा से आपके पापा में आया होगा, आपके पापा से आप में आया होगा, यानी कि आपके दादा और दादी से आपके पापा में, आपके मम्मी और पापा से आप में। तो वो जो आपके अंदर आया है, जो आपको बनाया हुआ है लक्षण को, जैसे आप मम्मी और पापा के जैसे कुछ कुछ लक्षण मिलता है, तो वो किसके द्वारा, गुणसूत्र के द्वारा ही मिलता है वो लक्षण। और बस जंतुओं में जनन इतना काफ़ी है, इतना से ज़्यादा नहीं पूछेगा आपको कोई भी एग्जाम में। क्लास 8 का मॉडल पेपर भी इसके साथ सम्मिलित है। जैक मॉडल पेपर के बेस पर, आधार पर हम लोग बनाए हुए हैं, बहुविकल्पीय है, और इससे आगे आपको कुछ नहीं पूछने वाला है इस चैप्टर से। क्लास 8 के हर चैप्टर का हम लोग 1-2 दिन के अंदर नया वीडियो आएगा, जिसमें हर चैप्टर का हम लोग क्या करेंगे, हर चैप्टर के MCQ करेंगे, और पूरा साइंस में क्या करेंगे भाई, गर्दा उड़ा देंगे बिल्कुल। 1 नंबर भी कम नहीं होना चाहिए, 100 आउट ऑफ 100 आना चाहिए। मिलते रहेंगे हम लोग और ऐसे ही खिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।